हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। ये हमारा बीपीएससी का सेट तीसरा है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं बीपीएससी के लिए, उसको हमने 50 क्वेश्चन को कवर अप किया है। तो चलिए मेरे साथ इसको सोल्व करिए। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि कौन 9 बार सफलतापूर्वक विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली महिला है और 9 बार लगातार विंबलडन जीती हैं। तो जो महिला हैं जो लगातार 9 बार जीती हैं उनका नाम क्या है? मार्टिना नवारितिलोव। और मार्टिना नवारितिलोव जो है वो लगातार, पहला ऑप्शन, 9 बार विंबलडन जीती हैं। 1978 में पहली बार जीती थी, उसके बाद लगातार जीतती गई। 78, 79, 80, 81, 82, 83 ऐसे करके जीतती गई। दूसरी नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये रहा अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाएगी। मतलब राज्य सरकार में जितना भी काम होगा वो राज्यपाल के नाम से ही होगा। तो वो है अनुच्छेद 166 का वन। अनुच्छेद 166 के वन में जिक्र है कि राज्य सरकार की सभी जो कार्य होगा वो राज्यपाल के नाम से ही होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला ये है राज्यपाल से रिलेटेड। राज्यपाल के नियुक्त कार्य योग से शेष कार्य क्षमा। अब देखिए, हमको तो इतना तो पता ही है कि राज्यपाल का जो आर्टिकल है 153 से शुरू होता है ना। तो ये जो राज्यपाल होता है, बेसिकली होता क्या है, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का हेड होता है, राज्य का प्रमुख होता है ना। तो राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो पद है, इसको ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखने से आसानी से आपको समझ में आएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। राज्य के न्यू कार्य योग से शपथ कार्य क्षमा हो गया। शपथ का जो कार्य था वो क्षमा कर दिया गया। अब हमको पता है कि 153 जो आर्टिकल है उसमें राज्यपाल का पद है, राज्यपाल हो गया, है ना। कौन सा आर्टिकल? 153 से शुरू होगा। के से क्या होता है? अब देखिए, हमको पता है कि कार्यपालिका शक्ति, क से कार्यपालिका शक्ति जो राज्यपाल की है, कार्यपालिका शक्ति। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? शक्ति। 154 आर्टिकल में है। अच्छा, उसके बाद क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति वाला जो है 155, 155 में है। उसके बाद राज्य के न्यू कार्य। तो कार्य से क्या आता है? कार्य से आएगा कार्यकाल। कार्यकाल 156 में हो जाएगा। फिर योग, योग से क्या होगा? योग से योग्यता। योग्यता 157 में हो जाएगा। और से क्या हो जाएगा? सेवा। सेवा शर्त ये सब 158 में हो जाएगा। शपथ, खुद ही बोल रहा है शपथ। राज्यपाल का शपथ कहाँ हो जाएगा? 159 में हो जाएगा। उसके बाद शपथ कार्य, कार्य क्या होगा? कार्य का निर्वहन। कार्य का निर्वहन जो है कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत होगा? 160।
और क्षमादान की शक्ति। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा वो 161। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया आपका विवरण, फॉर्मूला का विवरण, और ये हो गया संबंधित आर्टिकल। तो इसको लिख सकते हैं कि राज्य के न्यू कार्य योग से शपथ कार्य क्षमा। राज्य से राज्यपाल 153 से शुरू होता है, के से कार्यपालिका शक्ति 154 में, नी से नियुक्ति 155 में, कार्य से कार्यकाल 156 में, योग से योग्यता 157 में, से सेवा या शर्त 158, शपथ 159, कार्य मतलब कार्य का निर्वहन 160, और क्षमादान की शक्ति 161 के अंदर आता है। फिर इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, SLCR, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स परियोजना के लिए भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अभी डेवलपमेंट हुआ है कि इंडिया जो है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स के लिए एक देश है, बता ही देता हूँ, जापान डेनमार्क के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। चलिए चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1940 में विज्ञान और धर्म शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में ये बताया कि देखिए, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, ये किसने बोला? बोला कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। और इस सेम स्टेटमेंट को बीपीएससी ने अपने मेंस के एग्जाम में, 68वीं मेंस के एग्जाम में एसए के रूप में पूछा भी है। तो ये स्टेटमेंट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड, सॉरी लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस देश को, अच्छा ऐसे हो गया, किस देश को फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी के लिए नामित किया गया है? तो फीफा 2034 में सऊदी अरबिया में हो रही है, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाउटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक कौन लिखी है? डाउटर ऑफ द ईस्ट नामक फेमस किताब जो है कौन लिखी है? बहुत ही फेमस किताब है, और ये लिखने का श्रेय जाता है बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की पीएम भी रह चुकी हैं। ये जो महिला है बेनजीर भुट्टो, वो पाकिस्तान की पीएम भी रह चुकी हैं, गर्मी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये काफी फेमस थी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले ने गोपनीयता के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया? गोपनीयता, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स में डाला। और कहाँ है फंडामेंटल राइट्स में? पिछले बार की यूपीएससी में पूछा था 2024 में कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है, राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार। तो वही है कि कौन से मामले में आया कि भाई राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार में रखा जाए? तो यह न्यायमूर्ति के एस पेट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, और ये कब आया? 2017 में, जब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 में डाला गया। चलिए अब हम लोग बाकी चीजों की बात करते हैं। तो पहला है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम देखते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के बारे में। ये कब आया? ये 1967 में आया, 1967 में। और इसमें क्या हुआ कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद जो है, संसद पार्लियामेंट, देखिए कैसे कैसे चीजें बदलेगी, संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजिंग नहीं कर सकती है, ऐसा बोला। इसके बाद आया 1973 ईस्वी में एक बहुत ही फेमस केस, केशवानंद, केस केशवानंद बनाम
केरल राज्य, केरल के थे, ये कब आया 1973 में। इसमें क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को यदि छोड़ दिया जाए, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, बाकी किसी भी चीज में मूल मतलब फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स को लेके इसने कंसेप्ट क्या दिया कि फंडामेंटल राइट्स में संसद परिवर्तन कर सकती है, अपितु मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी पूछता है कि मूल ढांचे का कंसेप्ट सबसे पहले कौन से बाद में दिया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संसद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। सेम मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980 में भी सेम ही फैसला को दोहराया। संसद के जो पार्लियामेंट की जो अथाह शक्ति है उसको काटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि संसद मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ में लागू की गई थी, तो किसके द्वारा 1926 से 28 से 32 में की गई थी, तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा सबसे पहले किया गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में, डीडीयू जीकेवाई के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है, तो पहले समझिए डीडीयू जीकेवाई है क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, एक स्कीम है राष्ट्रीय ग्रामीण कौशल स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण कौशल मिशन। अब देखिए इस स्कीम का उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य ये है कि गांव के लोगों की आय बढ़ाना उद्देश्य है। आय कैसे बढ़ेगा, रोजगार प्रदान करके, रोजगार प्रदान करके आय बढ़ेगा। ठीक है, तो उस रोजगार के लिए क्या चाहिए, रोजगार चाहिए तब मिलेगा जब स्किल रहेगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण कौशल मिशन के अंतर्गत आय बढ़ाने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, स्किल प्रदान करने के लिए डीडीयू जेकेवाई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई, तो 24 सितंबर 2014 को। और इसमें ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि जो 15 से 35 वर्ष के आयु के लोग हैं उनको टेक्निकली स्ट्रांग बनाया जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 24 नहीं 25 सितंबर को ही दीनदयाल उपाध्याय का बर्थडे आता है। तो ये चीज़ें हम सीख गए। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लोहरी, विशु, पोला, बिहू, कौन सा ऐसा फसल उत्सव है जो महाराष्ट्र का है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लोहरी वाला है वो तो पंजाब का हो गया, ये तो पंजाब का है लोहरी। लोहरी में क्या करते हैं लोग, ये एक्चुअली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इस समय जब फसल कटता है तो उसके लिए लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, विशु जो है प्राइमरली केरला का फेस्टिवल है, फूल वाला है, फूल वूल को रख के लोग मतलब पूजा पाठ करते हैं, तमिलनाडु केरला इसमें होता है। पोला जो है, अच्छा तो ऑप्शन क्या बचा, बिहू, बिहू तो हम लोग जानते हैं आसाम में होता है, कटी बिहू, भोगला बिहू ऐसे करके। तो पोला जो है महाराष्ट्र का फसल उत्सव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर, कौन सा राज्य मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा प्राप्त करता है ना, दोनों जगह से वर्षा होती है। इंडिया ये है, यदि इंडिया बनाया जाए
तो यहाँ जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से भी होती है और अरब सागर से भी होती है, दोनों जगह से। इस एरिया से भी वर्षा यहाँ जाता है। विंड ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे विंड चलता है तो वर्षा यहाँ से ऐसे जाता है, और इस एरिया से भी वर्षा जाता है। तो एरिया कौन सा है, वो राज्य कौन सा है, पंजाब, जहाँ दोनों जगह से वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विश्व की पहली मिलेनाइस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? तो ये मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ है? मेलानिस्टिक टाइगर सफारी विश्व का पहला खोला गया है उड़ीसा राज्य में। मेलानिस्टिक का मतलब क्या होता है कि गहर मतलब डीप कलर का डीप और डीप कलर का जो बाघ होता है ना, वो उस बाघों को संरक्षण के लिए जो टाइगर सफारी खोला गया है। तो 13 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है और वो पहले भारतीय बने हैं? लाइफ नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो हमारे विनोद गनात्रा को। विनोद गनात्रा एक फिल्म मेकर है, फिल्म मेकर हैं ये, और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दक्षिण अफ्रीका का। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम, ये पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के बिल की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष, अरे यार इतना दूर दूर क्यों हो, 1935 के बिल की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जिनके कारण 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निर्माण हुआ था, वो कौन थे? हाँ, तो इसके आंसर कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो व्यक्ति है जिसके जिसने इसका जो 1935 का जो एक्ट है उसके बिल का अध्यक्ष था वो। चलिए 15 नंबर, अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के कितने मंत्री होते हैं? जो अंतर राज्य परिषद होता है उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के कितने मंत्री होते हैं? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतर राज्य परिषद की। तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है अंतर राज्य परिषद? आर्टिकल 265 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इसमें जैसे कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अंतर राज्य परिषद का गठन का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री करता है, पीएम इसका अध्यक्ष होगा। अच्छा बताइए अंतर राज्य परिषद का गठन क्यों किया गया होगा? दो तीन पॉइंट है कि आर्टिकल कौन सा 265, अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, गठन क्यों किया गया होगा? तब जैसा कि नाम है अंतर राज्य परिषद के केंद्र और राज्य या दो राज्यों के बीच जो संसाधन है, संसाधन के समान बंटवारा के लिए, यदि कोई मुद्दा है तो मुद्दा की जांच वाच के लिए अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया होगा, किया जाता है। उद्देश्य इसका यही है। अब देखिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं। अच्छा और कौन कौन सा मेंबर होता है, मेंबर कौन कौन सा रहेगा? एक तो पीएम खुद हो गया, दूसरा जितने भी राज्य हैं स्टेट सीएम, जितने भी स्टेट है उस सब के सीएम जो होंगे इसके मेंबर होंगे। तीसरा मेंबर कौन हो जाएगा? जो जो राज्यपाल हैं जितने भी स्टेट के, सभी राज्यों के नहीं, जहाँ मतलब राज्य राष्ट्रपति शासन हो या फिर जो वैसा स्टेट जिसमें सीएम नहीं हो तो वहाँ के गवर्नर। अच्छा पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड 6 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट रैंक के मंत्री, 6 कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। तो ये सब लोग रहते हैं।
ये सब ध्यान में रखना है। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। इतना दूर दूर क्यों है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा और नजदीक लाते हैं। कि निम्नलिखित में से किस आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाएगा जब आपातकाल की घोषणा होगी? जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है, यदि आप कहिएगा कि सशस्त्र विद्रोह है, तो उसमें आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको निलंबन नहीं किया जा सकता है। आंतरिक अशांति के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 44वां संविधान संशोधन में यही तो हुआ। 44 जो अमेंडमेंट हुआ उसमें यही डिसीजन लिया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। सशस्त्र विद्रोह या फिर युद्ध या बारहा आक्रमण, और युद्ध या बारहा आक्रमण की स्थिति में ही आर्टिकल 19 को एबॉलिश किया जा सकता है, ये याद रखना है। चलिए 17 नंबर, हल्दी जो एक प्राकृतिक सूचक है, जब HCl या और NOH में अलग अलग मिश्रण के रूप में मिलाया जाता है तो प्रेक्षित रंग होता है। जब हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, एसिड में अपना कलर नहीं बदलता है। अम्ल में पीला है तो पीला ही रहेगा और क्षार में लाल हो जाता है, ये याद रखना है। अम्ल में जैसा है जैसा ही रहेगा और क्षार में लाल हो जाएगा। 18, एक अर्थव्यवस्था में एक स्थिति जिसमें कुछ वस्तुओं का मूल्य स्तर दूसरे की तुलना में तेजी से बढ़ता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे तिरछापन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन, SKEW, स्क्यूफ्लेशन। इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो फ्रूट्स हैं। अब एक है अंगूर और दूसरा है सेब। अभी सेम ही देखिए, अंगूर का प्राइस कितना है, बहुत सस्ता चल रहा है, 60-70 ऐसे है। और सेब का प्राइस कितना है, 230। लगातार बढ़ते जा रहा है इसका प्राइस। तो एक की तुलना में दूसरे का प्राइस यदि तेजी से बढ़े तो इस घटना को स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति ये सब नहीं कर सकते। चलिए 19 नंबर, एक अर्थव्यवस्था में, ठीक है सेम ही क्वेश्चन है। 20 नंबर, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो देखिए अपना जो कोरोमंडल तट है ना, कोरोमंडल तट पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अरे कोरोमंडल तट पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अच्छा, ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ कि लिटिल लिटिल जलवायु रहेगा, और लिटिल लिटिल एस का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा हीट रहेगा, थोड़ा गर्मी भी रहेगा। तो कोरोमंडल तट पे ही वो चीजें हैं, है ना। बाकी अपना बिहार तो CWG में आता है, CWG में आता है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सी स्तंभ शीर्ष लायन कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध सारनाथ में पाए गए मौर्य स्तंभ की प्रकृति नहीं थी। अब देखिए, ये जो हम लोग देखते हैं जो सारनाथ वाला मौर्य स्तंभ है, तो उस पे 4 सी है। चारों जो है एक दूसरे से अपना जो बैक है, पीठ है, सटाया हुआ है और 4 दिशा में देख रहा है। ठीक है, तो सी तो है। अब उस पे कई और जानवर के भी चित्र हैं। तो कौन कौन से जानवर के चित्र हैं और कौन कौन से जानवर के चित्र नहीं है? तो वो सभी जानवर के चित्र हैं जो बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, और बुद्ध से जो संबंधित हैं उनके चित्र हैं, बुद्ध से जो संबंधित नहीं है उनके चित्र नहीं है। तो देखिए बेसिकली जो है
उस सारनाथ की जो मूर्ति है उस पे 3 नहीं 4 जानवर हैं। शेर तो है ही, शीश स्तंभ है तो शेर तो रहेगा ही, हाथी भी है, गाय नहीं है, घोड़ा भी है, बैल भी है। तो 4 हो गया, हाथी घोड़ा बैल। हाथी किस चीज को दिखाता है? तो हाथी दिखाता है कि जैसे बुद्ध भगवान का जब जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनकी माता के के सपनों में एक हाथी आता था, एक सफेद हाथी। और दिखता था कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। घोड़ा किस चीज को दर्शाता है? तो घोड़ा दर्शाता है जो बुद्ध के गृह त्याग को, बुद्ध ने जो गृह त्याग किया उसको घोड़ा दर्शाता है, गृह त्याग को दर्शाता है। बैल किस चीज को दर्शाता है? बैल दर्शाता है जो बुध की राशि थी, वृष राशि को दर्शाता है, जिस महीने में बुध का जन्म हुआ था। ठीक है। और हाथी, हाथी तो बता ही दिया कि रानी माया के सपने में आया था। और शेर किस चीज को दर्शाता है? तो ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। शेर है आपको क्या बोलते हैं, शक्ति का प्रतीक भी है और ज्ञान का भी प्रतीक है। शेर ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। और बोधि वृक्ष भी ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है, तो ये चीज याद रखना। 22वां नंबर क्वेश्चन है, इसको यहाँ लेके आते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि संशोधित मिश्री संदर्भ अवधि में एमएमआरपी पद्धति का उपयोग गरीबी की गणना के लिए किस समिति एजेंसी द्वारा किया गया था? एमएमआरपी पद्धति का उपयोग किया गया था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमएमआरपी पद्धति का इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो रंगराजन समिति, श्री रंगराजन समिति ने एमएमआरपी पद्धति, एमएमआरपी का मतलब क्या हुआ? मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ऊपर ही लिख देते हैं। मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो एक गरीबी की गणना करने के लिए एमएमआरपी पद्धति का इस्तेमाल सबसे पहले सी रंगराजन कमेटी ने किया था। और सी रंगराजन कमेटी कब एस्टेब्लिश हुआ? तो 2014 में एक कमेटी आई, इसने बताया कि गरीबी की गणना करने के लिए मिक्स पद्धति का उपयोग किया जाए। ठीक है। अच्छा, लकड़ी वाला समिति, लकड़ी वाला इथाई, लकड़ी वाला क्या बताया? कैलोरी के आधार पर, कैलोरी के आधार पर कितना कितना कैलोरी, तो 2400 कैलोरी यदि गांव में ले रहे हैं तो आपको बीपीएल में नहीं रखा जाएगा, आप अमीर हैं। और यदि 2100 कैलोरी शहर में ले रहे हैं, शहरी लाइफ में 2100 कैलोरी ले रहे हैं तो बहुत है आपके लिए, आप गरीब नहीं है। ठीक है। तो ये कैलोरी समिति, सॉरी कैलोरी, कैलोरी हाँ, लकड़वाला समिति को कैलोरी समिति भी कहते हैं। और ये कब आया? ये 2007 में शायद शायद शायद, एक बार देख लेता हूँ लकड़वाला समिति कब आया था। लकड़वाला समिति, ये बहुत पहले का है, 1993 में ही आ गया था लकड़वाला समिति। 1993 में इन्होंने कैलोरी के आधार पर बताया। तेंदुलकर समिति कब आया? तेंदुलकर समिति 2005 में स्थापित हुआ और इसने अपना रिपोर्ट दिया 2011 में। और रिपोर्ट क्या दिया? तो वही दिया कि बीपीएल की गणना कैसे करना है। तो इनका रिकमेंडेशन भी मिक्स सिस्टम पे ही आधारित था। और इसमें मेन क्या था? मेन इसमें बेसिक बात यह था कि जो तेंदुलकर समिति ने रिपोर्ट पेश किया कि पैसे के आधार पर, कि यदि 816 रुपया कमाते हैं आप, यदि 816 रुपया आपका महीने का इनकम है और आप विलेज में रहते हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है। यदि इससे नीचे है तो गरीब है, वही कुछ 27 के आसपास आता है, 81 रुपया।
और यदि शहर में रहते हैं और 1,000 रुपये महीने का कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा में नहीं आ सकते, उससे नीचे कमाते हैं तो आ सकते हैं, तो ये 33 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो इसके लिए इसका क्रिटिसाइज भी किया गया था, सॉरी 2009 में आया था, 2009 में, 9 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेशकश की। 2005 में इसको स्थापित किया गया था, 2009 में रिपोर्ट दिया। इसकी खास बात ये थी कि इन्होंने बताया कि यदि विलेज में आप रहते हैं और 816 रुपया महीने का आप कमा रहे हैं तो लगभग 27 रुपये के आसपास प्रतिदिन यदि आपकी इनकम है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है। 27 से कम है तो आप गरीबी रेखा में है। 33 रुपये से कम है पर डे का इनकम तो आप गरीबी रेखा में है। तो इसके लिए इनकी क्रिटिसाइज भी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालय में बाध्यकारी होगा? भाई आपको सभी न्यायालय को मानना ही पड़ेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय का कानून है तो मानना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा आर्टिकल करता है? तो ए है क्वेश्चन अपना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र में सभी जगह मतलब लागू होगा? तो ये आर्टिकल 141 के तहत है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट यदि कोई कानून बनाता है तो हर जगह लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना ने नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग मतलब किया, जो टेक्नोलॉजी का यूज किया उन्होंने, और इसके लिए उन्हें 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना जो भारत सरकार की योजना है उसको ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए मिला? तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन कौन सा वैश्विक सम्मेलन दुनिया में पारा विषाक्तता को नियंत्रित करने के लिए गठित किया गया था? तो पारा विषाक्तता को नियंत्रित करने के लिए मिनीमाता, मिनीमाता कहाँ है? जापान में है। तो मिनीमाता सम्मेलन किया गया, ठीक है। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानते होंगे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, सॉरी मॉनिट्रियल तो इससे है, ओजोन से संबंधित है। ये कब गठन किया गया था? तो 1987 में, और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो 1989 में दिया। और इसमें क्या है, ओजोन से संबंधित विषयों पर बात की जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसका गठन हुआ और इसको प्रभावी कब किया गया? 2005 में। और क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो COP 2000, अरे यार एक तो क्या हो गया, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 3 था। COP की शुरुआत कब हुई थी? COP की शुरुआत हो गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 1995 में। 1997 में तीसरे COP में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और 2005 में इसको लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसको मिलान करना है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो हम लोग जानते हैं अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। वेबल्स प्लान आया, वेबल्स प्लान आया 1945 में। और वेबल्स प्लान के बाद कैबिनेट मिशन योजना आया 1946 में। इस तरह से इसको मिलान करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन भारत सरकार में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे? इन्होंने पद्मश्री मिला, और ये कौन है? बलवीर सिंह दोसांझ। बलवीर सिंह दोसांझ जो पहले खिलाड़ी हैं जो पद्मश्री इनको मिला था। हॉकी से जुड़े हुए खिलाड़ी रहे हैं और इनको ये पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो 1957 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पल्लव राजवंश से संबंधित है। पल्लव राजवंश के तहत बनाई गई मूर्तिकला गंगा का अवतरण में स्थित है। ये जो एक मूर्तिकला बनाई गई पल्लव राजवंशों के द्वारा, और ये मूर्तिकला का नाम है गंगा का अवतरण। तो ये कहाँ है? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, मेथी बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी है। मेथी जो है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये हम लोग जानते हैं कि चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ के, मतलब चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ के अन्य व्यापारों का अंत किया। कब? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन चाय और चीनी को भी खत्म कर दिया, व्यापारिक विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? तो 1833 के एक्ट के तहत। यदि रहता कि चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ के बाकी एकाधिकार को खत्म किया गया तो 1813, और इसको भी खत्म कब कर दिया गया? 1833 के एक्ट के तहत। और पूरा का पूरा कंपनी का ध्यान अब कहाँ आ गया? भारत में शासन करने पर। चलिए अगला है स्वच्छ शौचालय की आसान पहुंच भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये सब क्या है? ये सब जीवन जीने का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए ये है 32 नंबर। एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की थी? ये एम पुंछी आयोग का गठन किया गया था कि भाई बताइए कि केंद्र और राज्य में संबंध को मजबूत करने के लिए। तो इन्होंने मतलब बताया कि राज्य विधानमंडल ही राज्यपाल पर महाभियोग लगा सकता है ना। और एम पुंछी आयोग आया था कब? तो 2007 में। पुंछी आयोग साहब कब आए? पंछी आयोग या पुंछी आयोग 2007 में आए थे। पंछी बोले तो मदन मोहन पुंछी। और इन्होंने मतलब कई कॉन्सेप्ट दिया, इसमें बताया कि राज्यपाल पर यदि महाभियोग लगाना है तो उसके लिए किसको शक्ति मिलना चाहिए? राज्य विधानमंडल को। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति से संबंधित क्वेश्चन है। इसको अच्छे से पढ़ना है, बनाना है। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का पालन कर रही है? राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती कर को कम कर रही है, ठीक है, और विकास को बढ़ावा दे रही है। कर को कम करने से क्या होगा? मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाने से क्या होगा? लोग परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा? ये एक्सपेंशनिज्म इसको कहते हैं, है ना, विस्तारवाद। तो विस्तारवाद के सिद्धांत को बढ़ावा दे रही है। आगे देखिए, चौंतीस नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हैजा और प्लेग के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित करने वाला पहला सूक्ष्म जीव विज्ञानी कौन था? जिसने हैजा और प्लेग के लिए टीका विकसित किया? तो कौन हो जाएगा? हॉपकिंस। हॉपकिंस साहब ने हैजा और प्लेग के लिए टीका विकसित किया था, ये तो जानते ही हैं। और ये कब किया था? ये थोड़ा ये याद नहीं आ रहा है कब किया था, लेकिन हॉपकिंस साहब ने हैजा और प्लेग के लिए टीका विकसित किया था। अगला देखते हैं 35 नंबर। सहायक संधि जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय सहयोगियों को उनकी शक्ति के बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार थे, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए कहानी क्या है। और रॉबर्ट क्लाइव ने जब जीतना शुरू किया और उसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो उसने क्या सोचा कि हम रिंग ऑफ फेंस की नीति अपनाते हैं। बंगाल के आसपास के जितने राज्य हैं उन सबको मिला लेते हैं और उनको मिला के एक बाउंड्री की तरह, वो एक शील्ड की तरह काम करेंगे। तो यदि बोले कि रिंग ऑफ फेंस,
तो कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंगस। लेकिन यहाँ बोल रहा है सहायक संधि, उसके बाद आया वॉरेन हेस्टिंगस के बाद आया कार्नवालिस, कार्नवालिस के बाद आया ये वेलेजली। और वेलेजली बहुत शातिर था, उसने सोचा कि हम क्या करते हैं कि जो आसपास के राज्य हैं उनको कहते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे, आपको हम अपना पुलिस देंगे, और आपको पुलिस नहीं रखना है, आपको बस उस पुलिस का खर्चा देना है। तो ये लॉर्ड वेलेजली का ही ये सब कंसेप्ट था, सहायक संधि, और ये बहुत ही खतरनाक था, और इसका जो एक कंसेप्ट है बहुत ही फायदेमंद भी साबित हुआ अंग्रेजों के लिए। 36 नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में सतर्कता आयुक्त बनाया गया है, तो कौन है? तो एएस राजीव साहब को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जा रही है? बड़ा सा क्षेत्र है और उसमें एक ही फसल उगाई जा रही है, तो इसको कहेंगे वृक्षारोपण कृषि। सॉरी, ये वाला वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि में एक बड़ा सा क्षेत्र में एक ही फसल, धान, यदि सब धान की खेती कर रहा है, सब धान ही उपजा रहा है, तो वृक्षारोपण कृषि हो जाएगा। अगला है 1968 में बीटल्स ने एक आश्रम में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित रॉक संगीत की रचना की थी। कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने रॉक संगीत की रचना की? बीटल्स में किस आश्रम में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित रॉक संगीत की रचना की थी? ये बहुत ही मतलब डीप क्वेश्चन है। 68 की बात है, ये बीटल्स ने किस आश्रम में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित रॉक संगीत की रचना की थी? तो ये कहाँ है? महर्षि महेश योगी आश्रम। ये बेसिकली उत्तराखंड में है, ऋषिकेश में। चलिए, कोपेन की योजना के अनुसार गंगा का मैदानी क्षेत्र, तो ये हमारा क्षेत्र किस में आता है? CWG में आता है। तो हम लोग अभी बताए थे कि बिहार जलवायु का जो जलवायु वाला क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, वो CWG में आता है। अगला क्वेश्चन भी है कि चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, किस प्रतीकात्मक संरचना से युक्त है? जो चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, किस रूप में इसको जाना जाता है? तो ओपन हैंड स्मारक के रूप में इसको जाना जाता है। फेमस है ओपन हैंड, क्या हो गया है, ओपन हैंड स्मारक के रूप में इसको जाना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अनावरण किए गए डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कृषि मंत्रालय ने इसका अनावरण किया है। डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म किसी खास एरिया में बताएगा कि अभी मौसम कैसा रहेगा, आगे आने वाले 2 दिन में मौसम कैसा रहेगा। तो यह है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। चलिए, अगला है सैयद अहमद बरलेवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक हैं? सैयद अहमद बरलेवी अहमदिया आंदोलन से संबंधित हैं, तो इस चीज को याद रखना है। 43 नंबर में किस राज्य में हाथी महोत्सव मनाया जाता है जिसमें मानव और हाथियों के बीच रस्साकसी होती है? तो ये अपना हाथी महोत्सव राजस्थान का फेमस है, ये भी याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 31.16% है भारत का। 31.16 का ऑलमोस्ट 31.2 आ जाएगा। नगरीय जनसंख्या इतनी है, बाकी हुआ जो ग्रामीण जनसंख्या है। चलिए, अगला है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। तो कौन से प्रावधान के तहत भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, ये भी याद रखिएगा। चलिए, 46 नंबर, किस वर्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी
तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन कहाँ चला गया। हम्म किस वर्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? तो 1851 ईस्वी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, इसका क्या था? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं, वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं होके ये वन संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं किया गया था। कब किया गया था? तो ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसकी स्थापना किया गया था, जीव जंतु कल्याण बोर्ड। अगला देखें हम लोग कि किस वर्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? तो 1851 ईस्वी में। अगला है कि मिलान करना है, तो तितली किससे सांस लेता है? तितली जो है किस चीज से श्वास लेता है? उसी तरह से केंचुआ किस चीज से श्वास लेता है? तो देखिए इसका मिलान करते हैं, गौरैया कैसे लेता है, मछली कैसे लेता है। हम्म तो देखिए तितली जो है, ये तो जानते हैं हम लोग, केचुआ किस चीज से लेता है? त्वचा से लेता है। केचुए केचुआ जितने भी होते हैं वो त्वचा से ही सांस लेते हैं, है ना। फिर गौरैया गौरैया नॉर्मल जीव है, नॉर्मल जीव किससे सांस लेगा? फेफड़ा से लेगा, है ना। मछली किससे सांस लेगा? तो मछली लेता है क्लोम से। तो तितली के लिए क्या बचा? तितली सांस लेता है, सॉरी, श्वास रंध्र से। इस चीज को याद रखना है ना। तो तितली किससे सांस लेता है? श्वास रंध्र से लेता है अपना। जो केचुआ है त्वचा से सांस लेता है, गौरैया फेफड़े से, और मछली क्लोम से लेता है सांस। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सहकारी साख ढांचे निम्नलिखित में से कौन सी संस्था किसानों को दीर्घकालिक ऋण देता है? दीर्घकालिक ऋण कौन सी संस्था देता है? तो प्राथमिक कृषि विकास बैंक जो है किसानों को दीर्घकालिक ऋण देता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित जो एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में हुआ था वो कौन जीता था? तो आयोजित जो एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ उसको कौन जीता? तो कजाकिस्तान जीता था। लास्ट क्वेश्चन है, तो भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति का इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की भारत सरकार ने। और जब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की तो कब की? तो 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और 25 सितंबर 2014 को क्या किया था? प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, DDU-GKY, ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब की थी? 25 सितंबर 2014 को। कौन से आयु वर्ग के लिए? 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, है ना। तो यही सब 50 क्वेश्चन था। कैसा लगा आप लोग को सेशन? जरूर ही बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन को जानते थे। थैंक यू।